बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 का जो है वो रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि अगर आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का एक ही वक्त में मालूम करना चाहें पोजीशन और उसका मोमेंटम, तो ये काफ़ी अनसर्टेन कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि अगर एक चीज़ मालूम करना चाहेंगे तो दूसरी चीज़ असर्टेन, और अगर दूसरी चीज़ मालूम करना चाहेंगे तो पहली चीज़ अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी? क्योंकि पोजीशन हमारे पास माइक्रो क्वांटिटी है और मोमेंटम हमारे पास मैक्रो क्वांटिटी है। एक लार्ज क्वांटिटी है और एक हमारे पास जो है स्मॉल क्वांटिटी है। तो इसीलिए एक लार्ज क्वांटिटी कभी स्मॉल क्वांटिटी के साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं हो सकती। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगर हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि एक ही वक्त में पोजीशन मालूम करना या फिर उसका मोमेंटम मालूम करना वो अप्रॉक्सीमेटली अनसर्टेनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम की बात करता है, डेल्टा एक्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास पोजीशन की बात करता है कि एटम का पोजीशन और मोमेंटम अगर मालूम करना चाहें तो एग्जैक्टली 2h/2 यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑर्बिट के हमारे पास वो हम मालूम नहीं कर सकते। तो हम अगर बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास h/2 ये हम एक वक्त में मालूम नहीं कर सकते, ना पोजीशन ना ही हमारे पास मोमेंटम एक वक्त में मालूम की जा सकती है। तो इनके प्रिंसिपल से हमें क्या बात पता लगी? हमें ये बात पता लगी कि एक इलेक्ट्रॉन कभी भी रेस्ट की हालत में नहीं होता। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी कभी ज़ीरो नहीं होती। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। उसकी पोजीशन हम पर्टिकुलर पोजीशन मालूम नहीं करते। ठीक है, एनर्जी लेवल्स एंड सब एनर्जी लेवल्स क्या हैं? एनर्जी लेवल क्या है हमारे पास? के एटम के आपके जो ऑर्बिट्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के अतराफ में सर्कुलर पाथ होते हैं, हम कहते हैं हमारे पास उसके एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, और हर एनर्जी लेवल का एक नंबर हम दे देते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस के सबसे करीब जो है उसको हम कहते हैं 1, और जितना दूर जाता रहेगा 2, 3, 4 इस तरह, या फिर KLMN इस तरह हम उनको शो करते हैं। ठीक है, और हर एनर्जी लेवल के फिर सब एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, यानी कि उनके अंदर मखसूस ऑर्बिट के अंदर मखसूस ऑर्बिटल्स भी मौजूद होते हैं। अब सब एनर्जी लेवल को हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। बेसिकली द मेन एनर्जी लेवल्स कंटेन सब एनर्जी लेवल्स। मेन एनर्जी लेवल में जो है वो सब एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। द डिफरेंट मेन एनर्जी लेवल है डिफरेंट सब एनर्जी लेवल। अलग अलग जो है हमारे पास जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं सबके अंदर जो है वो सब एनर्जी लेवल वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर इनके नाम हम रखते हैं SPTF, यानी कि S में हमारे पास एक रूम होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पुटअप हो सकते हैं। P में हमारे पास 3 ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं P कैटेगरी के, जिसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। D में 5, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। और F में हमारे पास 7 रूम्स होते हैं, जिसमें हम तकरीबन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह की पोजीशन होती है। देख सकते हैं कि पहला ये जो ऑर्बिट है n=1, पहला ऑर्बिट कहलाएगा। इसे K भी कहते हैं, हम K शेल भी कहते हैं। इस K शेल में सिर्फ ये S ऑर्बिटल ही होता है। 1 जो शो कर रहा है वो ऑर्बिट नंबर को, यानी कि ये नंबर शो हो रहा है S, इसके अंदर S ऑर्बिटल है, सिर्फ S ऑर्बिटल है, दूसरा कोई कैटेगरी नहीं है। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल अगर होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर n=2 हो तो इस 2 में हमारे पास 2s यानी कि दूसरे ऑर्बिट का s भी होगा और दूसरे ऑर्बिट का p भी होगा, यानी कि बड़ा ऑर्बिट है। तो इस बड़े ऑर्बिट के अंदर 2 टाइप के हमें ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, s और p। s का एक ही रूम होगा, याद रखिएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे सकते हैं। p में जो है वो 3 होते हैं, px, py, pz, तो इसके 3 रूम रखे जा सकते हैं। 3 हैं तो हमें हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़ सकते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आते हैं। n=3 अगर रखा जा रहा है तो n=3 के अंदर ये इससे ही बड़ा हमारे पास ऑर्बिट होता है, तो इसके अंदर 3 जो है ये वही 3 ऑर्बिट नंबर शो कर रहा है S, P, D। इसमें 3 कैटेगरी के हमारे पास रूम होते हैं। इसमें S के अंदर एक ही होगा, P के अंदर 3 और D के अंदर तकरीबन 5 रूम्स रखे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह n=4 के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरी होती हैं, S, P, D, F। इसके अंदर हमारे पास जो है वो S में एक ऑर्बिटल होता है, P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के 5 और F के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है,
एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल के हिसाब से कितने एक एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मेन एनर्जी लेवल पहला है, फर्स्ट न्यूक्लियस के सबसे करीब सबसे छोटा, इसके अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल s होगा और उसके अंदर एक s ऑर्बिटल है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पुट किए जा सकते हैं बस। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑर्बिट की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी मिलती हैं, एस और पी। एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिला के 4 हो गए, यानी कि इसमें 2 रखे जा सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रखे जा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो 3 ऑर्बिट है, 3 मैन एनर्जी लेवल है, इसके अंदर 3 कैटेगरी है, मैंने पिछले डायग्राम में भी आपको बताई, एस पी डी। एस में एक ऑर्बिटल है, पी में 3, डी में 5, इस तरह 2, 6 और 10 इलेक्ट्रॉन मिला के 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखे जा सकते हैं टोटल। और उसमें हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट में एस पी डी एफ चारों कैटेगरीज होंगी, एस का 1, पी के 3, 4, डी के 5 और एफ के 7 ऑर्बिटल मिलाकर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जितने रखे जाते हैं वो 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, शेप क्या है इनकी? तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स हैं आपके पास। एस पी डी और एफ ऑर्बिटल, तो इसमें हम जो है डी और एफ को तो नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास जो अभी हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो एस और पी ऑर्बिटल्स हैं। एस ऑर्बिटल की शेप जो है स्फेरिकल शेप होती है, इसके स्फेरिकल शेप के अंदर जो है वो इनके जो एक्सिस होते हैं वो डिफ्यूज हुए हुए होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस के पर जो है वो मूव करता है। आप देख सकते हैं इस तरह कि यहाँ पर ये एस की शेप ये है, 1s की सबसे छोटी होगी, 2s की उससे बड़ी होगी और 3s की उससे बड़ी शेप और उससे बड़ा ऑर्बिटल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही रखे जा सकते हैं और वो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे, एक यहाँ होगा तो एक यहाँ पे मूव कर रहा होगा और बीच में इसके जो पाया जाएगा वो न्यूक्लियस होता है। तो ये एस की हमारे पास शेप होती है, इसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता जो कनेक्टिविटीज आएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद अगर पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल हमारे पास जो है वो एक्सिस की बुनियाद पे होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, और अगर हम इसकी शेप देखना चाहें तो इस तरह होती है। एस यानी कि पी एक्स पर ये है, पी वाई पे ये है ऑर्बिटल है, और पी जेड पे, यानी कि पी के अंदर 3 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस जगह होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस जगह होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस जगह होगा। बीच में जो 2 पेटल कनेक्टेड है, इनको डंबल शेप भी कहते हैं, ये बीच में डंबल शेप की तरह दिखता है। या 2 पेटल्स जो हैं, गुलाब की पत्तियां अगर आप देखें तो उसको भी अगर आप दोनों को जोड़ें तो बीच में से जो पॉइंट होगा वो हमारे पास नोडल प्लेन कहलाएगा, और जो बाकी हिस्सा है वो हमारे पास जो है वो इसके लूप्स कहलाते हैं। ठीक है, इन लूप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो पी एक्स पे ऑर्बिटल होगा वो पी एक्स कहलाएगा, जो वाई एक्सिस पे ऑर्बिटल होगा वो पी वाई कहलाएगा, और जो जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल होगा पी जेड कहलाता है। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अगर हमें पोजीशन मालूम करनी हो तो उस पोजीशन को बेस्ट एनर्जी के हिसाब से जो डिफाइन करते हैं वो हमारे पास करते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या हैं? कुछ हमारे पास कोई 4 सेट हैं क्वांटम नंबर के, उनसे हमें पता लगता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस एनर्जी स्टेट पर है। इसमें हमारे पास एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है हमारे पास एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एक है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक है हमारे पास स्पिन क्वांटम। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है कि किसी भी एटम का के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट नंबर ये आपको बता देता है कि किस शेल के अंदर ये मौजूद है। ये n = 1 से लेके ऑनवर्ड 1 2 3 4 इस तरह रखा जाता है। 1 का मतलब n = 1 कहीं लिखा तो आप पहचान लेंगे वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर n = 2 लिखा है तो हम बता देंगे सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है। n = 3 लिखा है तो हम कहेंगे थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। इसी तरह एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ये बताया गया बेसिकली 1 2 3 4 इस तरह इनके नंबर्स होते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? एज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, और बेसिकली हमारे पास जो है वो ये शो करता है कि अगर किसी भी ऑर्बिट में है या किसी शेल में है तो उसके किस सब शेल में मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर पहले ऑर्बिट में है या दूसरे ऑर्बिट में है, तीसरे ऑर्बिट में है, चौथे ऑर्बिट में है, अगर तीसरे ऑर्बिट में है तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा कि S में है, P में है या D में है। ठीक है, वो उसमें आपको शेप बताएगा ऑर्बिटल की, किस शेप के ऑर्बिटल में मौजूद है। ये हमारे पास L = 0 1 2 3, यानी L = 0 होगा तो S ऑर्बिटल, L = 1 होगा तो P ऑर्बिटल, L = 2 होगा तो D ऑर्बिटल, L = 3 होगा तो F ऑर्बिटल हमारे पास। ठीक है,
अब इसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास L इज इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब S ऑर्बिटल में है, स्फेरिकल शेप में होगा। L इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब P ऑर्बिटल में है। इसका मतलब S का होता है शार्प, P का प्रिंसिपल, D का डिफ्यूज और F का फंडामेंटल, ठीक है। और P में है तो डम्बल शेप में मौजूद है, और D में है यानी कि L इज इक्वल टू 2 है तो D ऑर्बिटल है। D ऑर्बिटल का मतलब क्लोवर लीफ की तरह होता है। और जो हमारे पास इसका जो F ऑर्बिटल है उसका जो शेप है वो अभी तक कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है, कम्प्लीटली डिफाइन इसको नहीं किया, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है हमारे पास, जब हम किसी ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं, P में पहुंच जाते हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, Px है, Pi, Py है, Pz है। तो ये डिफाइन करना है कि Px में है, Py में है, Pz में है, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है, यानी कि वो ओरिएंटेशन बताता है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली किस जगह मौजूद है। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी रेंज अगर p की बात करते हैं तो इस तरह हो सकती है कि p x में है तो 0, p y में है तो -1, p z में है तो +1, इसके नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये और मज़ीद बताया गया है हमारे पास कि हमें अगर ऑर्बिटल की तादाद मालूम करनी है तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी एटम सब शेल के अंदर। और दूसरा हमारे पास जो है वो सब शेल में अगर इसका 0 नंबर है तो s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल का मतलब हमारे पास इसके अंदर एक टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका 0 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, इसकी ओरिएंटेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो m इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर इसकी वैल्यू 1 है, 1 होने की वजह से p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 होते हैं, px, py, pz। इसके लिए हमें 3 ओरिएंटेशन बतानी होती है। इसी तरह अगर हमारे पास d ऑर्बिटल है तो इसका 2 नंबर होगा, 2 नंबर की वजह से हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे, इसकी 5 ओरिएंटेशन होगी, और इसकी हमारे पास f की जो 7 ऑर्बिटल्स होंगे तो 7 ओरिएंटेशन, ठीक है। फिर हर ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, हमारे पास मौजूद होगा, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारे पास जो है वो +12 और -12। +12 का मतलब क्लॉकवाइज, -12 का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका हमें इससे पता लग जाता है। तो अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये 4 नंबर अगर उसके डिफाइन हैं तो आप बता सकते हैं उसकी एनर्जी स्टेट या उसकी पोजीशन क्या। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या है हमारे पास, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन को हम कॉन्फ़िगर करते हैं उनकी एनर्जी स्टेट के हवाले से। इसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं हमारे पास, जिसमें पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी है और ऑप्को प्रिंसिपल है और n+l रूल है और हंट्स रूल है। सबसे पहले हम आ जाते हैं पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी पर। पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी क्या कहती है हमारे पास कि एटम के अंदर कोई से भी इलेक्ट्रॉन हो, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते। उसकी वजह यह है कि अगर s ऑर्बिटल हो तो उसके अंदर, इससे हमें पता लग गया कि अगर s ऑर्बिटल हो तो s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अगर हमने तीसरा रखा तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। इसी तरह p ऑर्बिटल में आपके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अगर 6 से ज़्यादा रखा तो उस सूरत में भी क्या होगा, हमारे पास जो पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी है उसकी वॉल्यूशन हो जाएगी और क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो इसके मुताबिक कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसका सिंपल सा मेथड ये है कि हम जो है वो ये कह सकते हैं कि हर ऑर्बिटल में उसकी मखसूस तादाद ही आएगी, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुट नहीं किए जा सकते। अच्छा, एक्सप्लेनेशन किस तरह किया गया है। For any 2 electron, the value of 3 quantum numbers may be identical, but the value of its 4th quantum number will be different. मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, किसी के हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के नंबर लिख रहे हैं सेट कि हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन जो है उसका n=1 है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसका भी n=1 है। तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन का जो L है वो 0 है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसका भी एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक भी 0 है, मैग्नेटिक भी 0 है। तो ये 3 अगर सेम है तो लाजमी है चौथा क्या होगा, वो डिफरेंट ही होगा, एक +12 होगा, दूसरा क्या होगा, वो -12 होगा। ऑब्बा प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। ऑब्बा प्रिंसिपल जो है वो जर्मन हमारे पास से एक ऑब्बा मतलब ये कहलाता है बिल्डअप करना, यानी किसी को बनाना। बिल्डिंग अप कैसे करते हैं वो हम ये देख लेते हैं।
अब्बा प्रिंसिपल में कहा गया कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम एनर्जी ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ भरना शुरू होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के करीब तरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा और फिर दूर होता चला जाएगा, और इसकी जो अरेंजमेंट इस तरह होगी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को अरेंज किया अब्बा ने इस तरह। उन्होंने बताया कि किस तरह अरेंज होंगे, उनको एक तरीका बता दिया उन्होंने कि इस तरह आप बता सकते हैं कि कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा और ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है। उन्होंने एक ये डायग्राम बनाई और इस डायग्राम में उन्होंने बताया कि जिसमें एरो पहले दाखिल होगा वो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, और फिर जिसमें सबसे आखिर में दाखिल होगा वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। तो आप देखेंगे जब से मैं क्लिक करूँगा सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो है एरो आएगा, फिर 2s में आएगा, यानी कि पहले 1s ये रखा हुआ, फिर 2s और फिर 2p, फिर 3s। इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ आपके ऑर्बिटल्स शो हो रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है और ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है, या फिर हम ये लाइन याद रखें जिससे हमें पता लगे कि हमारे पास कौन सा एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी क्या है वो ज़्यादा है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि किस तरह हम इलेक्ट्रॉन को उनकी कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल्स में पुट करते हैं। अभी इसमें 1 क्या है और ये s क्या है और ये 2 क्या है ये भी देख लेते हैं। इसमें 1 जो है वो उसका ऑर्बिट नंबर है, जो किस ऑर्बिट में वो मौजूद है, पहले ऑर्बिट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। तो ये हमारे पास वो शो होता है। पीरियोडिक टेबल में ये रो होती है बेसिकली। पीरियोडिक टेबल में हम इसको बोलते हैं ये हमारे पास क्या है वो रो है। अगर ये इलेक्ट्रॉन 1s1 रखा हुआ तो ये 1 का मतलब ये होगा कि उस की बात हो रही है जो पहले रो के अंदर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स मौजूद हैं। या शेल नंबर भी शो करता है ये। इसकी पॉसिबिलिटी 1 से लेकर 7 तक हो सकती है। ये जो शो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को कि एस अगर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 या 2 रखे जाएंगे। अगर इस जगह पी लिखा होता तो 1 से लेकर 6 तक हो सकते थे, डी है तो 1 से लेकर 10 तक, और एफ है तो 1 से लेकर 14 तक ये रखे जा सकते हैं। ठीक है। और ये एस जो है वो उसके अंदर ये पहले ऑर्बिट का एस सब एनर्जी लेवल शो कर रहा है। ये एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो वो होती है 1s1, क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसका पहला ऑर्बिटल है, इसका नंबर है n=1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन 1 मौजूद है, और सब शेल कौन सा होगा उसका अंदर वो ऐसी होगा, पहला हमेशा ऐसी होता है अब्बा के मुताबिक, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो एक ही होगा। अच्छा, अब अगर हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस देखना चाहें तो इस तरह कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि हमारे पास ये हाइड्रोजन की अगर है तो इसका Z नंबर यानी एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1। अगर हमारे पास लिथियम है, इसका सॉरी यहाँ पर आ जाए हीलियम है, ये हमारे पास Z=2। ठीक है। तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों पुट होगा 2। अगर यहाँ लिथियम है Z=3 तो 1s2, 2s1, और बेरिलियम है 4, 1s2, 2s2, 2 और 2 4 ये हो गए। इस तरह Z=5 है तो अब इसी तरह यहाँ आ जाते हैं पोटाशियम पे। पोटाशियम पे देख लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 19 है। अगर 19 है तो पहले 1s2, s में सिर्फ 2 जा सकते हैं, फिर 2s2 की बारी आती है, फिर 2p6 की बारी आएगी, p में 6 हो जाएंगे, फिर 3s2, 2 ये और s में 2 जाएंगे, फिर 3p6, p में 6 जाएंगे। तो ये 6 2 6 2 2 ये मिलाकर कितने होगा टोटल 18, और फिर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इस तरह ये टोटल हो जाएंगे 19। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड होता है बेसिकली। ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कॉपर की और क्रोमियम की, अगर हमारे पास बेसिकली चेंज हो गया, ये क्रोमियम है और ये कॉपर है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कॉपर के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहें तो क्रोमियम की सॉरी तो उसका 24 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 होना चाहिए। इस तरह होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होता है। जब भी डी में 4 हो जाए या डी में 9 हो जाए, डी में 4 हो जाए या डी में 9 हो जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, डी में 4 या डी में 9 हो तो एस से एक इलेक्ट्रॉन ये हासिल कर लेता है, अपने आप को 5 कर लेगा या फिर 10 कर लेगा, या हाफ फिल्ड हो जाएगा या फुल फिल्ड हो जाएगा। तो बड़ा ऑर्बिटल अपने आप को या तो हाफ फिल्ड करेगा या फिर फुल फिल्ड करेगा। हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड करने के बाद
अगर आपको आयन इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करवानी है, यानी कि आयनिक फॉर्म की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उस सूरत में आपको आयंस समझने होते हैं कि आयंस क्या है। आयंस बेसिकली क्या होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दे या फिर एक्सेप्ट कर ले। अगर डोनेट करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक्सेप्ट करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी प्लस चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, एक प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, दो प्लस चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तीन प्लस चार्ज है तो तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। इसी तरह एक अगर माइनस चार्ज आया हुआ तो उस सूरत में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, दो माइनस चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और तीन माइनस चार्ज है तो तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी असल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 यहाँ 3s1 सॉरी, तो दो दो छः और ये एक 11 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर ये आयन बना लेता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस सूरत में इसके हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 और 2p6, यानी इस s से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 11 से 10 हो गए तो 2 2 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव आयन है, मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसकी असल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी एटॉमिक हालत में 1s2 2s2 और 2p4, यानी कि 2 2 4 और फिर 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अगर इस पर माइनस चार्ज हो -2, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो 8 नहीं है, अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 और 2p6, यानी ये 2 थे ये 4 थे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए 6 हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल याद रखिएगा, जैसे लाइक क्रोमियम है, क्रोमियम में अगर कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 24 की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5, ये हम देख कर आए पहले। अगर इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में याद रखिएगा अगर डी ऑर्बिटल का केस है, सिर्फ डी ऑर्बिटल केस है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर डी ऑर्बिटल का केस है यानी कि यहाँ पर डी पे खत्म हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, तो उस सूरत में पहले एस से इलेक्ट्रॉन खाली होंगे फिर डी से खाली होंगे। पहले एस से खाली होंगे और फिर किससे खाली होंगे डी से, यानी कि अगर इसमें से 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन पुट हुए में, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वो एस से कम होगा, यानी एस 0 हो जाएगा और डी क्या होगा 5 ही रहेंगे। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते तो एस से पहले खाली करके फिर डी से खाली करते, यानी कि डी 4 होता। अब +3 होता तो फिर डी क्या होता, फिर उस सूरत में D3 हो जाता। लेकिन पहले हमने इस केस में S को जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते हैं और भी बाद में D से रिमूव होते हैं। ठीक है, N+L रूल क्या है हमारे पास? N+L रूल ये है कि इन बिल्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप किसी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहेंगे तो आप N+L रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी N का मतलब होगा वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L का मतलब होगा एज़िमुथल क्वांटम नंबर, यानी N जो है वो ऑर्बिट नंबर है, L जो है वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स है। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको हम पहले रखेंगे और जिसका नंबर कम होगा उसको हम बाद में। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हुआ जाता है कि ये कुछ ऑर्बिटल्स हैं जो अरेंज फॉर्म में नहीं है, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले आपने सबको N+L की वैल्यू निकालनी है। आपने 4s की N+L की वैल्यू निकालेंगे तो 4s में 4 जो है, इसमें n जो है वो 4 है, s के लिए जो वैल्यू होती है वो 0 होती है L की, तो 4 + 0 = 4 हो जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद हम निकालेंगे 3p की, 3p के लिए 3 जो है वो n हो गया, n जो है वो 3 हो गया और p के लिए 1 वैल्यू हो गई तो ये भी 4 हो गया। और इस तरह 1s में 1 जो है वो n की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 0 होगी और तो s 1 हो जाएगा। इस तरह इन सब की हम क्या निकाल लेंगे N+L की वैल्यू निकाल लेंगे। जब N+L की वैल्यू निकल गई तो अब हम देखेंगे सबसे कम वैल्यू किसकी है 1 की, तो पहले सबसे 1s आएगा, पहले 1s आएगा, फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, इसमें 2 नंबर का हो जाए फिर 2s आएगा, ये 2s आ गया। फिर उसके बाद बारी किसकी आएगी वो देखेंगे, इसमें अब 3 नंबर का है, 3 नंबर ये रहा हमारे पास, वो है 2p का, 2p की बारी आएगी। फिर अब किसका नंबर आ गया 4 4 2 है, अब डिपेंड कर 2 क्योंकि दोनों 4 हैं तो इसमें सेलेक्ट करना है पहले किसका रखना है, तो पहले फिर हमने देखा जब सेम हो जाए, टाई हो जाए सिचुएशन, तो फिर ये नंबर देखते हैं n की वैल्यू, ये 4 है ये 3 है, तो 3 वाला पहले आएगा 4 वाला बाद में आएगा, तो फिर 3p आएगा और फिर 4s आएगा और फिर 5 नंबर है किसका d का, वो यहाँ पर हमारा 3d आ जाएगा। तो इस तरह हमने N+L रूल की मदद से कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल्स को अरेंज कर लिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी इसके हवाले से कि इसमें क्या किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये बताया जा रहा है अल्फा इलेक्ट्रॉन किस तरह पुट करता है अपने ऑर्बिटल्स में। कहता है कि अगर हाइड्रोजन का केस है तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1,
और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। ये हमारे पास हीलियम का केस है। पहला हमारे पास हाइड्रोजन का केस था 1s1, ये हमारे पास हीलियम का केस है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2। ठीक है, ये वाला केस किसका है? ये हाइड्रोजन का है 1s1। ये केस किसका है? ये हमारे पास 1s2 जो है वो हीलियम का केस है। अगर लिथियम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अब जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो सामने नजर आ रहा है 2s, उसके अंदर जाएगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं। अगला केस हमारे पास क्या होगा? ये केस किसका है? हाइड्रोजन का केस है, लास्ट में 1s1। ये केस किसका है? ये हीलियम का है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये केस किसका है? यानी 1s2 2s1, ये लिथियम का केस हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये बेरिलियम का केस हो गया। तो ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हमारे पास कॉन्फिगरेशन किसकी है? वो बेरिलियम के 1s2 और 2s2। ठीक है, अच्छा अब बेरिलियम के बाद अगर हम दोबारा इलेक्ट्रॉन पुट करते चले जाएं, हाइड्रोजन का केस, हीलियम का केस, फिर इसके बाद ये बेरिलियम का केस, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो उस सूरत में हम कहेंगे ये हमारे पास किसका केस आ गया? ये बोरोन का। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 और 2p1, 1s2 2s2 एंड 2p1, बोरोन के 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे थे, हमारे पास ये आ गया 1s1 1s2 2s2 2p1 2p2। क्या अब p में ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं इस तरह? नहीं रखे जा सकते। क्यों नहीं रखे जा सकते? ये आपको हंट्स बताता है। हंट्स रूल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे और p ऑर्बिटल की अगर बारी आएगी तो p ऑर्बिटल में कभी भी इलेक्ट्रॉन एक साथ रखे नहीं जाते। p ऑर्बिटल में पहले px में आएगा, फिर py में आएगा, फिर pz में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन px में ऑक्यूपाई करेगा, फिर py को दूसरा आएगा, फिर py pz में आएगा सेम स्पिन के साथ। और अगर फिर भी बच जाए तो फिर वो दोबारा किसके अंदर आता है? फिर px के अंदर डबल होना शुरू होंगे। किस तरह शुरू होंगे ये हम देख लेते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सेपरेटली आपको ऑक्यूपाई करेगा। अब ये हमारा दोबारा केस आ गया कार्बन का 1s2 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन रखना है। छठा इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो px py में आएगा सेम स्पिन के साथ अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं एक और केस। अगर हमारे पास नाइट्रोजन का केस होगा तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हो गए 2 ये हो गए 4, एक यहाँ चला गया एक यहाँ चला गया 6। ये तो कार्बन का केस हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वो इसमें नहीं आएगा, वो किसमें जाएगा? वो इस तरह आएगा, सेम स्पिन होगी ये बात रहेगी। ठीक है, ये सेम स्पिन रखी जाएगी। पहले px में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर py में जाएगा, फिर pz में जाएगा, स्पिन सेम होगी। लेकिन अगर अब इलेक्ट्रॉन ये तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 होगा, अब 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन की बारी आएगी तो अब यहाँ पे गुंजाइश तो हो गई खत्म। अब रिवर्स दोबारा px भरना डबल होना शुरू होगा। वो किस तरह के इलेक्ट्रॉन इस तरह नाइट्रोजन के रख दिए गए, अब एक इलेक्ट्रॉन और रखना है तो अब वो ऑक्सीजन का है तो अब वो px में दोबारा रखा जाएगा लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ अकॉर्डिंग टू। ठीक है, अगर हम इसमें ऑक्सीजन के बाद बात करते हैं फ्लोरीन की तो पहले नाइट्रोजन का केस हो गया 7 इलेक्ट्रॉन रख गया लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और रखना है तो पहले एक px में आएगा और फिर एक py में आएगा, डबल हो जाएगा अपोजिट स्पिन के साथ। लेकिन अगर हम नियोन की बात कर रहे हैं तो नियोन जो हमारे पास रखा जाएगा वो इस तरह रखा जाएगा कि पहले तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 पूरे करने हैं तो py में आएगा, फिर px में आएगा, फिर py में आएगा, फिर pz में आएगा इलेक्ट्रॉन। इस तरह हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी, नियोन गैस की हो जाएगी। तो ये हमारे पास हंट्स रूल था। ठीक है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है हंट्स रूल के मुताबिक कि हमारे पास जो बेरिलियम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन में px में 1, py में 0, pz में 0। फिर इसके बाद अगर बोरोन हो तो px में 1 आ जाएगा, py में 1 हो जाएगा, 2 और इस तरह इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन है इसके हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। चैप्टर नंबर 3 हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके तुमने देख लिए, इसको कंसिडर कीजिएगा, सही तरीके से अच्छी तरीके से पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।